हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा था क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमने कुछ चीजें देखी और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स अपन करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि टीआईआर का यूज कैसे करना है इन दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। एग्जाम्पल 1, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा so that light entering normally through the surface, entering normally through the surface AC of a prism, AC of a prism जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n equals to 3/2 does not cross the second refracting surface AB, second refracting surface AB। ओके, ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका प्रिज्म है, इसकी सरफेस आपको गिवन है ए बी और सी। ये वाला जो एंगल है ये है बेटा थीटा। बोल रहा है कि एक लाइट रे यूं आती है बेटे, ठीक है, ये लाइट रे इस सरफेस से, एसी सरफेस से बाहर नहीं आए, इसके लिए ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट लाइट एंटरिंग नॉर्मल, एसी जो फेस है उस पर ये लाइट कैसा एंटर कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहां से इसको थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां से एंटर कर रहा है और बोलते हैं इस सरफेस से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस सरफेस से बाहर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए है ना ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को हमें क्या करना है, समझना है। ओके, लेट्स डू इट। तो बेटे क्या करें हम, चलो देखो, तो बेटे एक चीज बताओ, ये वाला जो लाइट एंटर कर रहा है कहां से कहां कर रहा है, इधर का मीडियम क्या है, एयर है, और प्रिज्म किसका होता है बेटा, ग्लास का। ठीक है, प्रिज्म किसका होता है, ग्लास का। ओके, आगे मेरी बात समझ में, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, 3/2। ठीक है, म्यू हमारा 3/2 है, इधर का म्यू क्या होता है, 1। तो क्या बताओ, मीडियम चेंज हो रहा है, यस ऑब्वियसली मीडियम चेंज हो रहा है ना, एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है, यानी मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, इतनी कहानी हमको समझ में आ रहा है। मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या यहां रिफ्रैक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो फॉलिंग हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। क्लियर है मेरी बात, है ना, किस तरीके से हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो हमको पता है बेटा जब परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मल इंसिडेंस होता है उस कंडीशन में लाइट क्या हो जाता है, सीधा निकल जाता है। तो दिस लाइट विल गो लाइक दिस। ठीक है, ऐसा चला जाएगा, यहां पर फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब सेकंड सरफेस पर जब पड़ेगा, सेकंड सरफेस पर क्या यहां रिफ्रैक्शन होगा, यस, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड करने से पहले आपको क्या करना होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा तो कुछ इस तरीके का नॉर्मल आएगा। ठीक है, दिस इज नॉर्मल, सो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लेट्स डिसाइड व्हाट इज दिस वैल्यू। तो बेटे एक चीज बताओ, ये थीटा है, ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, यस ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, यहां से समझ में आ गया बेटा। अगेन ये वाला कितना है बेटा, 90, और ये कितना है, 90 माइनस थीटा। क्लियर है मेरी बात, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
थीटा हो जाएगा क्या बेटे, है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा। अच्छे से समझ में आ रहा है, तभी तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वो भी, अच्छा इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधा ये और ये क्या हो जाता थीटा हो जाता, क्योंकि पैरेलल है ना, ऐसे भी देख सकते हैं अपन, है ना, ये और ये क्या है पैरेलल है, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल क्या हो जाएगा बच्चे 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या था परपेंडिकुलर था, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर मेरी बात, तो ऐसा हो गया। ओके, सो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 माइनस थीटा। अब बेटा ये इसके इस पार कब नहीं आएगा, सोचो क्या होने पर नहीं होगा। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर क्या हो जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए तो लाइट क्या हो जाएगा इस तरफ बेंड हो जाएगा, इसको पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लाइट नहीं पार करने का एकमात्र शर्त है कि इसको क्या हो जाना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो शर्तें हैं, डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए जो कि फुलफिल हो रहा है, और दूसरी शर्त क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो यहां पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको क्या होना चाहिए बेटा बड़ा होना चाहिए किससे क्रिटिकल एंगल से, यानी थीटा सी से। क्लियर है मेरी बात, तो 90 डिग्री माइनस थीटा को बड़ा होना चाहिए थीटा सी से। दोनों साइड लगाओ बेटा साइन, तो हो जाएगा ये साइन 90 माइनस थीटा, और ग्रेटर होना चाहिए इसको किससे साइन थीटा सी से। ठीक है बेटे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन क्या साइन थीटा सी, और याद करो साइन थीटा सी क्या होता था बेटा, साइन थीटा सी क्या होता था 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 1 अपॉन म्यू, दैट इज कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू की वैल्यू देखो क्या है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2/3, देयरफॉर थीटा शुड बी ग्रेटर देन cos इनवर्स 2/3। ठीक है, cos इनवर्स 2/3 से बड़ा होना चाहिए। लेट्स सी क्या हो रहा है आंसर। ठीक है, तो आंसर इज थीटा शुड बी लेस देन cos इनवर्स, हाँ थीटा बड़ा आया, वहां पे छोटा क्यों दिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक मैंने सही करा। साइन 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, ये हो गया बेटा cos थीटा 1/म्यू 1/3/2, क्या गड़बड़ हुआ, cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन cos इनवर्स 2/3, इन्होंने गलती किया है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो थीटा क्या होना चाहिए बेटा ग्रेटर देन होना चाहिए cos इनवर्स 2/3, है ना, हमारा सही है। ओके, cos इनवर्स 2/3, क्लियर है ना, तो हमारा आंसर हो गया थीटा शुड बी, ये जो एंगल है यहाँ का क्या होना चाहिए ग्रेटर देन cos इनवर्स 2/3 होगा, देन आप जो लाइट यहाँ डालोगे वो इस सरफेस को पार नहीं कर पाएगा, इधर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एग्जांपल नंबर 1। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, ए ग्लास रॉड हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज बेंट इनटू द शेप, देखो क्या हो रहा है, ठीक है बेटे, इस तरीके का शेप है, किस चीज का बना हुआ है, किस तरीके का शेप है बेटा ग्लास रॉड का बना हुआ है, और ये जो इसका ये है वो स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर शेप का इसका क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से देखना, मैं पिक्चर के फॉर्म में ही बता रहा हूं। एक ग्लास रॉड हैविंग क्रॉस
स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज बेंट इनटू द शेप एज शोन इन फिगर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द इनर सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो है इसका रेडियस मान लो क्या है, आर है, ठीक है। सो दिस विल बिकम आर, क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि आर है, द रेडियस ऑफ द इनर सेमी सर्कल इज आर एंड विड्थ ऑफ द रॉड इज डी, और इस रॉड की मोटाई कितनी है बेटा, डी है, यानी ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। आगे क्या कह रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर, ठीक है। फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर, मिनिमम नहीं एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, मैक्सिमम डी बाय आर का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या होगा, ठीक है। लाइट दैट एंटर्स एट ए, ये वाला जो पॉइंट है वो ए है, ये वाला जो एंड है वो बी है। बोलते हैं कि यहां पर मैं कोई लाइट डालूं, ठीक है, और वो लाइट यहां से बाहर आए, ठीक है, यहां से बाहर आए, इसके लिए डी बाय आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन ध्यान में समझ में आया बेटा, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि एक ऐसा ग्लास का रॉड था, उसको इस तरीके से बेंड कर दिया गया, इसका इससे जो सर्कल फॉर्म हो रहा है यहां पर देखो, उसका रेडियस क्या है, आर है, इस रॉड की मोटाई डी है। बोलता है कि यहां से मैं एक लाइट को भेजता हूं और वो लाइट यहां से बाहर आए, ऐसा करने के लिए डी बाय आर का रेशियो जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब ये लाइट यहां से एंटर करेगी तो ये तो सीधा नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो ये तो सीधा चला जाएगा, है ना, इस तरीके से चला जाएगा। जब ये यहां पर आएगा बेटे तो ये क्या कोशिश करेगा, है ना, इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। इधर क्या है, ग्लास है, बाहर एयर होगा, डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश करेगा, है ना, डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये लाइट इधर पार हो गया बेटा, तब तो यहां से निकलने का कोई चांस नहीं बनता, फिर ये यहां से नहीं निकल सकता। तो भाई चांस कब बनेगा, जब इसका क्या हो जाए, यहां पर टी आई आर हो जाए, क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो अगर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये क्या होगा बेटे, इस तरीके से बेंड हो जाएगा, है ना, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा, और यहां सॉरी, ठीक है, इस तरीके से बेंड हो जाएगा, और फिर यहां पर फिर से टी आई आर हो जाए और ये इस तरीके से निकल आए। आ रही मेरी बात समझ में। तभी यही एक चांस बनता है जिससे कि यहां का डाला हुआ लाइट यहां से निकल जाए, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और हो सकता है भाई दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो डेंसर टू रेयरर जाने वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। और दूसरा कंडीशन जो अपने को फुलफिल करना है कि क्या होना चाहिए, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। तो देखो बेटा ये एंगल कौन सा होगा, तो आपको पता है बेटा यहाँ पर नॉर्मल डालना पड़ेगा। नॉर्मल कौन होता है बेटा, जब आप इसको सेंटर से मिला दोगे, है ना, सेंटर से मिला देते हो तो ये क्या बन जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है। ये मान लो एंगल क्या है बेटे, थीटा है। जब थीटा है तो ये देखो ऑलमोस्ट क्या है बेटा, आर है, और ये वाला कितना होगा, ये भी क्या हुआ, आर, और ये क्या है, डी। तो ये टोटल कितना हुआ, देखो तो आर प्लस डी, है ना बेटे, क्या हो गया, टोटल आर प्लस डी। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है कि डेंसर टू रेयरर जा रहा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल करना है कि उसका जो क्रिटिकल उसका जो ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है, तो फॉर लाइट टू इमर्ज, इमर्ज मतलब बेटा बाहर आना, फॉर लाइट टू इमर्ज फ्रॉम बी, बी से इमर्ज हो, इसके लिए फॉर लाइट टू इमर्ज फ्रॉम बी, थीटा जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए, किससे, थीटा सी से, ठीक है। दोनों साइड साइन लगाओ बेटा, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। कहानी समझ आ रही है आपको, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी क्या होता है बेटा, 1/μ होता है, 1/μ हो गया। अच्छा, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया बेटा। अब देखो यहां से क्या हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटे, आर, हाइपोटेनियस कितना है बेटे, आर अपॉन आर प्लस डी, है ना, कितना हो जाएगा, आर प्लस डी। दिस यहां से यहां तक आर और ये डी, तो आर प्लस डी। क्लियर मेरी बात। तो आर अपॉन आर प्लस डी, ये क्या हो गया, साइन थीटा। तो इसके बदले में मैं इस चीज को पुट कर सकता हूं, तो आर अपॉन आर प्लस डी शुड बी ग्रेटर देन 1/μ,
ठीक है, म्यू की वैल्यू कुछ गिवन है, म्यू की वैल्यू कुछ गिवन है, यस म्यू की वैल्यू आपको ले लेना है बेटा कितना 1.5, म्यू इज 1.5, ठीक है। तो r अपॉन, अच्छा रिफ्रैक्शन के टी आई आर के लिए क्या है बेटा, टी आई आर के लिए शर्त क्या है, ग्रेटर या इक्वल, है ना, ग्रेटर होगा तो भी चलेगा, इक्वल होगा तो भी चलेगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, क्लियर, आ रही मेरी बात समझ में। तो देखो r अपॉन r प्लस डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1 अपॉन म्यू, जिसमें म्यू कितना है बेटा 1.5 यानी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/3। अब बेटे अगर मैं इसको पलट दूं, ठीक है, पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये r प्लस डी ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा, ये साइन भी क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा, है ना, ये अब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और ये क्या हो गया 3/2, ठीक है बेटे। अब देखो इसको डिवाइड करूं तो ये r/r 1 हो जाएगा और ये d/r शुड बी लेस देन इक्वल टू 3/2, ठीक है, तो d/r क्या होना चाहिए बेटे लेस देन इक्वल टू 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/2। तो देखो बेटा इसमें दो चीजें है ना, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, क्या मतलब हुआ इसका, d/r का वैल्यू जो है या तो 1/2 से छोटा चाहिए या तो 1/2 के बराबर चाहिए। तो बताओ मैं बोलता हूं कि 10 या उससे छोटा और आपको मैक्सिमम चाहिए, तो कौन सा वैल्यू चूज करोगे, 10 या उससे छोटा, तो 10 से छोटा तो 9 8 7 6 5 ऐसा आएगा, उसको चूज करोगे क्या आप, नहीं, किसको चूज करोगे जो इक्वल टू वाला है ना, तो इसमें इक्वल टू वाला वैल्यू कौन सा है 1/2, वही तो आपको मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, सो d/r का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, d/r का मैक्सिमम है ना वो इक्वल टू वाला होगा कितना 1/2, सो दिस इज द डिजायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए था, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो आपको समझना है कि कहां पर हमको TIR लगाना पड़ेगा, ठीक है, TIR कहां पर यूज करना पड़ेगा इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है बेटे, A slab of refractive index mu is placed in air and light is incident at maximum angle theta naught from the vertical, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है बेटा इस तरीके से, ग्लास स्लैब और एक लाइट को यहां पर इंसिडेंट कराया जाता है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट पर, ठीक है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट पर, ठीक है। अब बोलता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, क्या चाहिए आपको म्यू मिनिमम, ठीक है, म्यू मिनिमम चाहिए, वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द वर्टिकल सरफेस, ठीक है, म्यू मिनिमम सो दैट TIR occurs at vertical surface, वर्टिकल सरफेस पर TIR हो जाए उसके लिए म्यू की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल सरफेस कौन सा दिख रहा है, ये वाला तो हॉरिजॉन्टल है बेटा, ये वर्टिकल, यहां पर आकर के क्या हो जाना चाहिए TIR हो जाना चाहिए, उसके लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक, इस चीज को निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज क्लियर है बेटा कि इसको इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, है ना, इस लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, ठीक है, ओके, बट ऐसा होगा क्या, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, लाइट कहां से कहां एंटर कर रहा है, अलग मीडियम से अलग मीडियम में जा रहा है, बाहर क्या है एयर, अंदर क्या है ग्लास है, तो रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है, RDT, रेयर टू डेंसर जाने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है, तो ये लाइट क्या हो जाएगा बेटा थोड़ा इधर बेंड हो जाएगा, है ना, ठीक है, सपोज इस तरीके से हो गया,
क्लियर है? अब यहां पर जब ये आएगा बेटा तो यहां पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एंगल सपोज क्या है अल्फा, ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए बेटा TIR हो जाना चाहिए, ठीक। चलो इतनी बात अपने को समझ में आ गई। तो मान लो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा R, ठीक है, तो यहां पर पहले रिफ्रैक्शन हुआ तो यहां पर अपन क्या करते हैं स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है बेटा। तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 sin थीटा नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू साइन r, है ना बेटे, म्यू साइन r हो जाएगा। तो म्यू साइन r हो गया, चलो इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको क्या बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब देखो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 90 माइनस r, ये क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस r होगा कि नहीं, समझ आ रहा है ना आपको, क्योंकि इसको नीचे करो इसको नीचे करो तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस r हो जाएगा। तो भाई TIR होने के लिए इस 90 माइनस r को क्या होना पड़ेगा, 90 माइनस r को या तो ग्रेटर या इक्वल टू थीटा c होना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू थीटा c होना पड़ेगा। तो फॉर TIR ठीक है बच्चे, फॉर थीटा TIR ये वाला क्या करूं अल्फा, यानी अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या थीटा c, और अल्फा क्या है बेटा 90 माइनस r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा c। तो इसमें लगाओ बेटे क्या हो जाएगा, साइन दोनों तरफ ले लेते हैं, 90 माइनस r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा c। तो साइन 90 माइनस r क्या हो जाएगा बच्चे cos r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा c क्या होता है 1 अपॉन म्यू, है ना, 1 अपॉन म्यू। कोई दिक्कत है आगे इतनी बात समझ में? तो cos r शुड बी साइन 90 माइनस r cos r इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन म्यू। हमको क्या चाहिए, म्यू मिनिमम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहां से हमको क्या पता है, यहां से हमको पता है कि साइन r क्या है, साइन r की जो वैल्यू है वो है, साइन r की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन म्यू साइन थीटा नॉट है, ठीक है, साइन r की वैल्यू 1 अपॉन म्यू साइन थीटा नॉट है। तो बेटे यहां से मैं cos r की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है, cos r क्या हो जाएगा बेटा cos r स्क्वायर रूट 1 माइनस, है ना, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर r को cos r लिख सकता हूं, है ना, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1 अपॉन म्यू, ओके। तो वहां से साइन r की वैल्यू रख लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1 अपॉन म्यू, ओके। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसको म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर इसको अपन दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा बेटे म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ये कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, सॉरी, तो मैं इसको क्या लूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू लूंगा, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो अब क्या बचा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बेटे ये उधर चला जाएगा, म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा नॉट। देयरफॉर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, ऐसा हो जाएगा बेटा। अब आपको चाहिए क्या, म्यू का मिनिमम वैल्यू, म्यू का मिनिमम। म्यू है क्या बेटा, इससे बड़ा या बराबर। तो मैं अगर बोलूं कि बड़ा या बराबर और उसमें हमको सबसे छोटा लेना है, तो कौन सा वाला वैल्यू 10 या 10 से बड़ा, तो सब में उसमें छोटा क्या हुआ 10 और उससे बड़ा 11 12 13 इस तरीके से। तो इन सारे वैल्यू में छोटा कौन सा हुआ, बराबर वाला। तो म्यू मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट। देखिए क्या आता है बेटे आंसर। तो म्यू इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है, तो इतना जो है आपका इस ग्लास स्लैब का कम से कम क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। देन ओनली यहां पर क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, सॉरी TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस जगह पर। आगे मेरी बात समझ में, ओके चलो। चलो तो ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ऐसे और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप इसको सॉल्व करिए बेटे, और आपको पूछना है उसमें अगर कुछ दिक्कत होता है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे हम अपने टॉपिक को, और आज हम लोग पढ़ेंगे, आपने देखा होगा क्लास 10th में आपको सिखाया गया होगा कि सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमें अपने डेली लाइफ में कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं रिफ्रैक्शन के। ठीक है, तो उसमें से एक जो आपको देखने को मिलता है कि अगर कोई वाटर फिल्ड कंटेनर है, ठीक है, तो उसका जो बॉटम है वो अपनी जगह से थोड़ी सी क्या होती है बेटा, ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अपने बॉटम जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी अप दिखाई देती है ना। ऐसा किस वजह से होता है बेटा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ध्यान से समझें। ठीक है, तो चलो बॉटम ऑफ अ water filled container appears slightly up। why? ठीक है बेटे, why? बॉटम ऑफ अ वाटर फिल्ड कंटेनर, या कोई भी लिक्विड होगा उसकी वजह से क्या होता है बेटा, वो ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चे मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है ना, इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, वाटर ही ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा। तो बच्चे अगर मान लो यहां पर मैं एक कोई पॉइंट पकड़ता हूं O, ठीक है, एक कोई पॉइंट है बॉटम पर O, और उसका मैं क्या करना चाहता हूं, इमेज ड्रॉ करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, एक लाइट रे मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर डालता हूं। आपको जैसा कि पता है नॉर्मल इंसिडेंस वाला क्या होता है बेटे, डायरेक्टली निकल जाता है, और एक लाइट रे मैं क्या करता हूं, इस तरीके से एक एंगल पर ले जाता हूं। ठीक है, जब मैं किसी एंगल पर ले जाऊंगा बेटे, तो चूंकि मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और अब क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बन रहा है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाना चाहिए, सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर इसको डेंसर टू रेयर जाने पर हमको पता है क्या होता है बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो अगर ये इस तरीके से, अब बेटे ऐसा मत समझना कि यहाँ पर TIR भी तो हो सकता है। तो TIR एक टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं नॉर्मल रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो जब बेटा आप इस तरफ से देखोगे, है ना, अगर आप इस तरफ अपनी आंख को रख करके देखोगे, तो आपको ये जो दो लाइट रेज हैं वो
क्या कहीं पर मिलते हुए दिखाई देंगे? हाँ दिखाई देंगे। अगर अपन इसको क्या करेंगे बेटे, इस तरीके से पीछे की ओर सरकाएंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा लगता है कि अपने को कि ये दो लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही है। तो बताओ आपको ये वाला जो पोजीशन है वो यहां दिखाई देगा कि यहां दिखाई देगा? तो ऑब्वियसली इसका इमेज आपको यहां दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है बेटा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ के हर एक पॉइंट्स के साथ होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट, तो ऐसा पूरा का पूरा बॉटम जो है वो कहाँ शिफ्ट होके आ जाएगा बेटे? इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। द होल बॉटम विल गेट शिफ्टेड। तो ये वाला जो बॉटम है वो आपको यहां नहीं दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हमारा जो बॉटम है वो क्या हो गया है? ऊपर हो गया है, ठीक है। बॉटम ऊपर हो गया है। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं कि मतलब इसका जो रीजन है, कारण है, कॉज है, वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो अगर आपको एक लाइन में बोलना है कि बॉटम क्यों स्लाइटली अप दिखाई देता है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब दूसरी चीज है, देखो तो एक्चुअल में जो ये टैंक है, एक्चुअल में जो ये कंटेनर है, उसकी डेप्थ क्या है? ये दिस इज द रियल डेप्थ, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग रियल डेप्थ। ये एक्चुअल में इतनी गहरी है, ओके। बट आपको कितनी दिखाई दे रही? आपको तो इतनी ही दिखाई दे रही। तो दिस इज एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, ठीक है भाई, दिस इज एपेरेंट डेप्थ, ओके। तो एक्चुअल डेप्थ कुछ और होता है और आपको जो दिखाई देता है वो अलग होता है। आप जो महसूस करते हो, आप जो देख पाते हो, दैट इज एपेरेंट डेप्थ। और एक्चुअल में जो है बिना वाटर डाले जो है ना, वो क्या है? रियल डेप्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर दो प्रकार के डेप्थ दिखाई देते हैं, ओके। किस वजह से हो रहा है? अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि इसके बीच में रिलेशन क्या है? किसके बीच में? रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बीच में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ क्या होता है, ओके। चलो अपन क्या करेंगे बेटा, फिर से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। अगेन बच्चे हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया O और हमने क्या किया, एक नॉर्मल इंसिडेंस कराया, नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये क्या हो जाएगा? सीधा पार हो जाएगा, ठीक है। और एक हमने कराया नियरली नॉर्मल इंसिडेंस। क्या मतलब होता है इसका? नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, ऑलमोस्ट नॉर्मल है, मतलब ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है बट नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। इसका मतलब इससे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको मन में ये समझो कि इसके जस्ट बगल में है, लेकिन चूंकि हमें पिक्चर ड्रॉ करके उसमें एंगल दिखाने में सुविधा हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या समझना है, वो तुरंत जस्ट बगल में है, मतलब ऐसा बगल में, ऐसा, ठीक है। लेकिन सुविधा के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इस तरफ ले रहे हैं। तो एक लाइट रे हमने क्या किया बेटा, इस तरीके से इंसिडेंट कराया। दो लाइट रे इंसिडेंट हुआ बेटा, इसको क्या बोला हमने, नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो बेटे इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा जाएगा नहीं। इसमें क्या हो जाएगा बेटे, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। और जब हम इसको इस तरीके से पीछे की ओर खींचेंगे तो यहां पर कहीं हमें इसका इमेज दिखाई देगा। तो इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अब आपको इतना तो पता है बेटा, ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे आई, और ये वाला जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2, ठीक है, μ1 और μ2। तो कहानी समझ में आ रही होगी आपको। अब बेटे ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, दैट इज आर। और ये पैरेलल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, दैट इज आई,
ठीक है। तो ओ आई, इस पॉइंट को मैं ए बोल लेता हूं, इस पॉइंट को बी बोल लेता हूं। आपको ध्यान रहे मैंने नियरली नॉर्मल इंसिडेंस बोला है, तो ए और बी पॉइंट क्या है, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। ओके, तो बेटे अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी आई में। इन ट्रायंगल ए बी आई क्या हो जाएगा बेटे, साइन आर निकालता हूं मैं, ठीक है। तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या दिख रहा है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है बेटा, आई बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी क्या दिखेगा, साइन आई, साइन आई निकालने बोला जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बेटा, ओ बी, ठीक है, ओ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो साइन आई ए बी बाय ओ बी और ए बी बाय आई बी, ऐसा हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा देखो, आई बी बाय ओ बी। दिस इज साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, आई बी बाय ओ बी। क्लियर है मेरी बात। अब देखो जैसा कि मैंने बोला है आपको कि ए और बी क्या है, बहुत पास है। क्यों बहुत पास है, क्योंकि अपने को क्या लेना है, नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत करीब होंगे उसके, ठीक है। चलो, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, जो बी पॉइंट है वो ए के ऑलमोस्ट करीब है, तो उसको ए से रिप्लेस कर देता हूं। फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस ए एंड बी, बिंदी क्या बात है, for nearly normal incidence A and B are very close. Therefore हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन I और साइन R का जो रेशियो है उसको I A लिख सकता हूं और O B को O A लिख सकता हूं, ठीक है, I A by O A। क्लियर मेरी बात। अब देखो बेटे, O पर क्या था, यहां से यहां तक की जो डेप्थ है वो क्या है बेटा, रियल डेप्थ है, और A से I जो है वो क्या है, एपरेंट डेप्थ है, ठीक है। तो यानी आई ए जो हुआ वो क्या हो गया बेटा, एपरेंट डेप्थ, और ओ ए जो हो गया वो क्या हो गया, रियल डेप्थ, ठीक है। देयरफॉर साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हो गया एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रेशियो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब बेटे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या सीखा है हमने, लगाओ तो इधर का μ1 sin i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, μ2 sin r, है ना, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, ठीक है। तो ये sin i और sin r का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, μ2 by μ1, है ना, μ2 by μ1, इसको बोला मैंने क्वेश्चन नंबर 4। तो इनमें और इनमें LHS क्या है बच्चे, बराबर है, तो RHS को अपन क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक। तो देयरफॉर एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, μ2 by μ1, ठीक है, μ2 by μ1। क्लियर है ना। तो इसको मैं अगर मान लूं, ठीक, यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको। अगर मैं ये मान लूं कि जो बाहर का मीडियम है वो एयर है, ठीक है बेटे, अगर बाहर का मीडियम एयर है, ये एयर है, तो μ2 आपका क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, और इधर को मैंने क्या बोल लिया, सिंपली म्यू बोल लिया, तो क्या होगा, देयरफॉर एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 1 हो गया, तो 1 अपॉन म्यू हो गया। किस चीज के लिए बेटा,
इफ mu2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर एपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, देखो रियल डेप्थ बाय म्यू। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर मीडियम का म्यू क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है ना। किसी भी मीडियम के लिए म्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो ऑब्वियसली ये इसको क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। तो एपेरेंट डेप्थ हमेशा रियल डेप्थ से क्या होगा, कम होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट आपका किधर है, इस तरफ, और मतलब आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, बाहर से, और ऑब्जेक्ट कहां है, अंदर में है, ठीक है। तो एपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय म्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ इफ समथिंग इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। कहानी समझ में आई आपको? दिस इज रिलेशन बिटवीन एपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, ओके। अब देखो अगर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, बाहर का मीडियम एयर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। देन व्हाट, फिर अपन क्या करेंगे, सी। तो एपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ, सॉरी क्या लिखा था हमने, एपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल टू क्या आया था, mu2 अपॉन mu1 आया था, आई थिंक, है ना, mu2 अपॉन mu1। तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा आप, mu2 अपॉन mu1 को क्या लिख सकते हो, mu2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिख सकते हो कि नहीं, mu2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसा लिख सकते हो, ओके। अच्छा, और आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या पता है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन mu1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो देयरफॉर एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या हो गया, देखो रियल डेप्थ अपॉन mu1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये देखो जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको आप कभी भी लगा सकते हो, जनरल फॉर्मूला, कुछ भी कंडीशन हो आप इसको लगा सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि 1 कौन सा हुआ बेटा, 1 क्या हुआ, मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है। और 2 कौन सा हुआ बेटा, मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड, ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड, जहां पर ऑब्जर्वर होगा वो मीडियम 2 होगा, क्लियर है बेटा। मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड, ये आपको याद रखना है। 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का क्या मतलब हुआ, 1 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन में आपको ये लग जाएगा, ठीक है, ओके। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ, और यहां से आपको म्यू का रिलेशन समझ में आया। अब देखो अलग अलग हमारा क्वेश्चन होगा तो उसमें चीजें कैसे कैसे होगी वो हम आगे बढ़ करके देखेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। ये कब लगाएंगे, जब दोनों अलग अलग मीडियम होंगे, और ये कब लगाएंगे, जब बाहर वाला मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है, तब ये लगाएंगे, ठीक, समझ के बात को। अब देखो तो अब हमें ये समझ में आया बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्ट हो गया। ये वाला ऑब्जेक्ट उठ करके कहां, मतलब ये वाला जो पॉइंट है पहले यहां था जब तक हमने इसमें लिक्विड नहीं डाला था, और जब हमने लिक्विड डाला तो ये शिफ्ट होकर के कहां दिखने लगा, मुझे यहां दिखने लगा। तो इसमें क्या हुआ बेटा, शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ओ, ठीक है, ओ के पोजीशन में शिफ्ट कितना हुआ, तो क्या बोलोगे बताओ, ठीक है बेटा, शिफ्ट इन पोजीशन, शिफ्ट इन पोजीशन, ये अगर अपने को पता करना है तो क्या होगा बेटा, तो ऑब्वियसली देखो कितना शिफ्ट हुआ है बेटा, रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ माइनस, और एपेरेंट डेप्थ हमने क्या देखा बेटा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, कितना, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो देखो रियल डेप्थ क्या हो गया, कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। दिस इज द शिफ्ट, ठीक है, दिस इज द शिफ्ट।
अगर आपसे शिफ्ट पूछा जाए तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो मान लो बेटे ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि ये पानी हो, ये ग्लास स्लैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप थिकनेस, अगर ग्लास स्लैब की बात कर रहा होऊंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। तो थिकनेस हो जाएगा तो इसको आप, ये रियल डेप्थ जो है वो थिकनेस से बदल जाएगा, तो t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। व्हाट दिस, क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया बेटा इसकी थ्योरी। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आएगी, ठीक है। चलो लेट्स सी। अच्छा, इसमें और दो केसेस की बात कर सकते हैं हम लोग। अभी जो हमने देखा क्या था कि लिक्विड में ऑब्जेक्ट था और ऑब्जर्वर कहां था बेटा, बाहर था, यानी डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट था और ऑब्जर्वर कहां था, रेयरर मीडियम में था। तो हमें क्या दिखा बेटा, हमें क्या दिखा, जो उसकी डेप्थ थी एक्चुअल में वो उससे कम दिखाई दे रहा है, यानी एपेरेंट कम दिखाई दे रहा है रियल से। लेकिन अगर इसका केस उल्टा हो जाए, ठीक है, केस उल्टा हो जाए तो क्या हो, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड observer is in denser medium, संभव है ऐसा? यस ऑब्वियसली संभव है। मान लो आप पानी के अंदर तैर रहे हो, है ना, और बाहर कोई एक चिड़िया उड़ रही है, उसको आप देख रहे हो, तो हो गया कि नहीं बताओ, ठीक है। ये मान लो ठीक है, आप मान, या फिर मान लो एक मछली है, ठीक है, क्या है, मछली, ठीक है, इस तरीके की एक मछली है सपोज, ओके। और यहां पर एक कोई तितली जो है उड़ रही है, क्लियर, एक तितली इस तरीके से उड़ रही है। तो इस सरफेस से इसकी ऊंचाई सपोज h है, ठीक है, इस सरफेस से इसकी ऊंचाई क्या है, सपोज h है। तो इस जो ये जो फिश है उसको कितना ऊंचा दिखाई देगा, ठीक है, इसको कितना ऊंचा दिखाई देगा। तो यहां पर बात हो गई किसकी बेटा, हाइट की। तो रियल में हाइट कितनी है इसकी, h है, सरफेस से रियल में इसकी हाइट कितनी है, h है, बट इसको दिखाई कितना देगा। तो अब ध्यान से समझना, देख कौन रहा है, तो फिश क्या हो गया बेटा, ऑब्जर्वर, किसको देख रहा है, तो बर्ड को या फ्लाई को, ठीक है। तो फ्लाई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लाइट कहां से चलेगी, ऑब्जेक्ट से, मतलब यहां से लाइट चलेगी और किसके पास पहुंचेगी, जो देख रहा है, यानी फिश तक, ठीक है। तो मेरा मीडियम 1 कौन हो गया बेटा, ये हो गया मेरा मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1, ठीक है, ये मीडियम 1 हो गया, जिसका μ1 कितना है, 1 है, क्योंकि ये एयर है, ठीक है। और ये कौन देख रहा है बेटा, ये देख रहा है, तो यहां से लाइट चलेगी, यहां पे आएगी, तो ये क्या हो गया बेटा, μ2 हो गया, सपोज इसका कितना है, μ है, ठीक है बेटे। तो जैसा आपने रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में रिलेशन लिखा था वही यूज करना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या देखा था बेटा, एपेरेंट डेप्थ, तो यहां पर उसके बदले क्या लिख लोगे, एपेरेंट हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रियल हाइट अपॉन μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, सेम वी हैव टू यूज हियर, ठीक है। बट फर्क क्या पड़ा बेटा, ओनली द डिफरेंस इज कि 1 और 2 अब मेरा बदल गया है, 1 और 2 मेरा बदल गया है, क्योंकि 1 किसको लेते हैं, जहां से लाइट आती है, ठीक है। तो देखो रियल हाइट अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, μ1 बाय μ2, तो μ2 ऊपर चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां देख लो बेटा, μ1 आपका क्या है, 1 है, और ये कितना है, μ। तो इस बार देखो क्या हो गया, μ से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया बेटा इस बार, एपेरेंट हाइट जो है वो रियल हाइट से ज्यादा हो गया है ना, देखो, क्योंकि म्यू इसमें मल्टीप्लाई है, म्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट अंदर था, आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो क्या दिखाई देता था, कम दिखाई देता था। लेकिन अगर ऑब्जर्वर अंदर है, ऑब्जेक्ट बाहर है, तो फिर क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, म्यू टाइम्स हो जाता है, ठीक है बेटे। तो चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और बेहतर समझ में आएगा।
चलो एग्जांपल ले लेते हैं। बोला जा रहा है बेटा एग्जाम्पल, आज शायद 6 हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, एक तालाब है सपोज, इसमें वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर एक फिश है। ओके, देयर इज अ फिश। ओके, एक फिश है और फिश जो है वो 36 मीटर नीचे, 36 मीटर, दिस डेप्थ इज 36 मीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और यहां से 36 मीटर ऊपर, 36 मीटर ऊपर एक बर्ड है, ठीक है, ओके, एक बर्ड है और बाहर क्या है, एयर है एयर, न्यू इक्वल्स टू 1। क्या हो रहा है देखो, क्लियर है। चलो क्या क्या ढूंढने बोल रहा है, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। फर्स्ट पार्ट फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। तो चलो बेटे, ठीक है, एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड निकालना है। एक्चुअल हाइट कितनी है इसकी, 36 मीटर है ना। एक्चुअल हाइट कितनी है इसकी, 36 मीटर है ना। यहां से एक्चुअल में ये कितने ऊंचाई पर है, 36 मीटर पर है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसकी रियल एपरेंट कितनी हो जाएगी, तो एपरेंट हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अभी अभी आपने देखा था क्या होगा, सोचो, ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में μ1 और ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा μ2। तो हमने देखा था एपरेंट हाइट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, रियल हाइट अपॉन μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रियल हाइट अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा μ2 बाय μ1, μ1 बाय μ2 होगा, μ2 ऊपर चला जाएगा। तो रियल हाइट कितना है बेटा 36, μ2 कितना है आपका 4/3 और μ1 कितना है 1, तो 3 से ये हो गया बेटा 12, तो ये देखो कितना हो गया 48 मीटर। ठीक है बेटे, ये क्या हो गया 48 मीटर, मतलब मुझे क्या होगा 36 मीटर से और ऊपर यहां पर जाकर के इसका इमेज बन रहा होगा, इधर कहीं है ना, और थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो देखो अगर मैं सरफेस से कंपेयर करूंगा तो कितनी हाइट हो गई बेटा 48 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द एपरेंट हाइट इक्वल्स टू 48 मीटर। तो अगर मैं सरफेस से कंपेयर करूंगा तो 48 मीटर और इस फिश से कंपेयर करूंगा तो 48 प्लस 36 है ना। ये देखो 48 प्लस 36 कितना हो जाएगा बेटा 40 30 70 8 से 14 है ना, 84 मीटर। सो इसको जो नजर आएगा वो कितने ऊंचाई पर, अपने से खुद से 84 मीटर, सरफेस से 48 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में। तो फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश का एपरेंट डेप्थ निकालना है। ठीक है, तो व्हाट इज द रियल डेप्थ 36 मीटर है ना, व्हाट इज द रियल डेप्थ 36 मीटर, एपरेंट डेप्थ निकालना है। सेकेंड पार्ट एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश क्या होगा। ठीक है, तो चलो, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, अभी हमने किया था कि एपरेंट डेप्थ क्या होता है बेटा, बाहर एयर है तो सीधा रियल डेप्थ अपॉन म्यू, तो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ इज 36, म्यू इज 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, ये हो गया 4 से 9 और 9 3 27, 27 मीटर। सो एपरेंट डेप्थ इज 27 मीटर। ठीक है बेटा, तो यहां से जो है वो कितना है 27 मीटर गहरा है। अगर हम बर्ड से देखेंगे तो ये 36 प्लस ये 27 ऐसे करना पड़ेगा है ना। तो आगे बात समझ में आपको क्लियर, तो ये हो गया बेटा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है इसको। We will take one more example and finish the today's lecture. Okay, see example 7। ठीक है, क्या कह रहा है कि consider the situation in figure, the bottom of the pot is a reflecting plane mirror। ठीक है,
एक फोटो बनाया हुआ है, इस तरीके का एक टैंक है और इस टैंक का जो बॉटम है वो एक मिरर है। इस टैंक का जो बॉटम है वो एक मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, ओके। और इस टैंक की जो डेप्थ है एक्चुअल में वो h है, ठीक है। और इसके बीच में, बीचों बीच एक फिश है, ठीक है, इसके बीचों बीच एक फिश है, यानी कितनी पर, h/2 पर, ठीक है बेटे। और यहां से h ऊंचाई पर, सरफेस से h ऊंचाई पर एक ऑब्जर्वर अपनी आईज को प्लेस किया हुआ है, ठीक है, अपने आईज को रखा हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? देखो ये हाइट कहां से है बेटा, ये h जो है वो सरफेस से, वाटर सरफेस से, ठीक है, दिस इज लिक्विड, ठीक है भाई। अब क्या क्या कह रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है कि म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज म्यू। पहला पार्ट आपको बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ, at what distances from itself will the fish see the images of the eye, ठीक है बेटे। तो ये हुआ देखो इसका फर्स्ट पार्ट, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मछली आई के इमेजेस को किस किस डिस्टेंसेस पर देखेगी, ठीक है, किस किस डिस्टेंसेस पर देखेगी, ये चीज हमको पता करना है। तो भाई ये डिस्टेंसेस क्यों कह रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंसेस क्यों कह रहा है, तो देखो समझो, एक तो बेटा ये डायरेक्टली इसको देखेगा, ये एक इसको डायरेक्टली देखेगा, और दूसरा क्या होगा, इसका एक इमेज मिरर में बनेगा, ठीक है, उसको देखेगा, तो दो इमेज। तो वन इमेज विल बी सीन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना, यहां से लाइट चलेगी, वाटर को पार करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, उसके कारण एक इमेज दिखाई देगा, और दूसरा ये मिरर में इसका इमेज बनेगा, उसको देखेगा, ठीक है। तो चलो अब बेटे ये एक चीज आप समझो कि जब ये आई मेरा ऑब्जेक्ट है, देख कौन रहा है, फिश देख रहा है, आई मेरा ऑब्जेक्ट है और फिश ऑब्जर्वर है, इस चीज को ध्यान रखें। तो लाइट कहां से चलेगी बेटा, यहां से चलेगी, यहां से चलेगी, वाटर इस सरफेस पे जब पड़ेगी तो उनके साथ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, उस रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना, ये मुझे कितने हाइट पर दिखाई देगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो चलो एक इमेज जो है रिफ्रैक्शन की वजह से दिखेगा, तो बेटे आपको पता है जब लाइट इधर से इधर आएगी तो हमें जो एपरेंट हाइट है वो क्या होगा, रियल हाइट अपॉन μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो रियल हाइट कितनी है बेटा, h है, सरफेस से कितनी हाइट है, h है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, μ2/μ1, तो μ1 ऊपर चला जाएगा बेटा। तो बताओ इस कंडीशन में μ1 कौन है, यहां से लाइट चली ना, तो दिस इज μ1, तो μ1 कितना है, 1 है, और μ2 कितना है बेटा, ये μ2 है, दिस इज μ, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ किया मैंने, यस मैंने गड़बड़ किया, है ना, 1 वाला, तो ये μ1 अपॉन μ2 होगा, μ2 इधर चला जाएगा, तो देखो क्या हो रहा है बेटा, h अपॉन μ1 इज 1 और μ2 इज μ, सो दिस इज μ इनटू h, ठीक है बेटा। तो जैसा कि आपको पता है μ बड़ा होता है, तो ये वाला जो आई है, इसको इसका इमेज जो है इधर कहीं दिखेगा, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, μ इनटू h, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम इटसेल्फ माने खुद से कितने दूरी पर दिखेगा, तो यहां से यहां तक कितना है बेटा, h/2 है, और इधर से इधर क्या है, μh है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, तो पहला जो डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, d1 क्या हो जाएगा, μ इनटू h प्लस h/2। फर्स्ट इमेज इसको दिखा, आई का फर्स्ट इमेज इसको दिखा यहां पे। अब दूसरा चीज जो है बच्चे, दूसरा क्या है कि मिरर में दिखेगा इसको,
ठीक है, दूसरा जो है मिरर में दिखाई देगा। तो मिरर में कहां दिखाई देगा, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लाइट कहां से चलेगी, इससे चलेगी, इससे चलेगी, पहले वाटर को पार करेगी, वाटर को पार करेगी तब तो मिरर पे पड़ेगी ना। इसका मतलब यहां पर जो लाइट आएगी है ना, वो कहां से आती हुई नजर आएगी, यहां से कि यहां से, यहां से। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये है, ना कि ये। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ठीक है, तो बेटे मिरर से इसकी दूरी कितनी हो गई, देखो ये h और ये म्यू h, सो टोटल डिस्टेंस इज म्यू h प्लस h, दैट इज h कॉमन 1 प्लस म्यू, दिस इज द हाइट फ्रॉम द मिरर। तो बच्चे जैसा कि आपको पता है, मिरर क्या करता है, जितना सामने इसके ऑब्जेक्ट रहता है उतना नीचे क्या करता है, इमेज बना देता है। तो इधर कहीं इमेज बन जाएगा, इमेज सेकेंड। ठीक है, कितनी दूरी पर बेटा, म्यू प्लस 1 इंटू एच। ठीक है, तो मिरर से म्यू इंटू एच प्लस म्यू प्लस 1 इंटू एच डेप्थ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका दूसरा इमेज बनेगा। लेकिन हमको ये दूरी चाहिए कहां से, फिश से चाहिए। तो बेटा इसमें ये h/2 और जोड़ दो, इतना नीचे प्लस h/2। ठीक है, तो सेकंड इमेज जो दिखाई देगा, बिल्कुल हम लॉजिकली कर पा रहे हैं इस चीज को, जो सेकंड इमेज उसको दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा तो d2 इज म्यू प्लस 1 इंटू एच प्लस h/2। तो देखो क्या हो गया, म्यू h प्लस h प्लस h/2, दैट इज म्यू h प्लस 3h/2, दैट इज h कॉमन लिया तो म्यू प्लस 3/2। ठीक है, तो d1 ये हुआ, d2 ये हुआ। तो I उसको कहां कहां दिखाई देगा, इन दो जगहों पर दिखाई देगा, इसलिए वहां पर डिस्टेंसेस लिखा था। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, चलो समझते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि at what distances from itself will the eye see the images of the fish, at what distances will eye see the images of क्या बेटा, फिश। फिश का इमेज कहां कहां देखेगा आई। ठीक है, हम देख रहे हैं जो हमको फिश कहां कहां दिखाई दे। अगेन बेटा दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो ये फिश को डायरेक्टली देख सकता है और दूसरा इसका मिरर इमेज। ठीक है, दो चीजें दिखाई देगी। तो चलो पहले इसके डायरेक्टली देखने को ऑब्जर्व करते हैं। तो डायरेक्टली जब देखेगा बेटा, तो लाइट यहां से चलेगी, यहां को जाएगी। तो इस बार क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो आपको पता है बेटा, जहां ऑब्जेक्ट है उसको म्यू1 लेना है, दिस टाइम म्यू1 इज म्यू, एंड इसको म्यू2 लेना है जो कि क्या है, 1 है। देखो तो पलट गया ये चीजें, क्लियर। तो अब देखो पहला इमेज कहां दिखाई देगा। तो पहला इमेज सिंपली यहां से लाइट चलेगी, है ना, यहां रिफ्रैक्शन होगा और यहां तक पहुंचेगा। तो रिफ्रैक्शन की वजह से यानी एपेरेंट डेप्थ इसको दिखाई देगा। एपेरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन क्या बेटा, तो यहाँ पर सिंपली आपको पता है बाहर एयर है तो रियल डेप्थ अपॉन म्यू कर सकते हैं। रियल डेप्थ इज h/2, तो ये हो जाएगा बेटा h/2 म्यू। ठीक है, तो इसको कहां दिखेगा बेटा, h/2 म्यू पर। कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि म्यू ज्यादा होता है 1 से। तो सपोज यहां दिखाई दे, तो दिस बिकम्स h/2 म्यू, है ना, h/2 म्यू। तो ये h/2 म्यू और ये h, तो टोटल कितना हुआ बेटा, तो d1 इस बार जो हो गया h प्लस h/2 म्यू। क्या कॉमन हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 म्यू। ठीक है बेटे, तो दिस इज d1। और दूसरा इमेज कहां दिखाई देगा, सोचो दूसरा इमेज कहां दिखाई देगा। तो देखो मिरर ये कितना है बेटा, h/2 है ना, ये कितना है, h/2 है। तो इमेज कहां बनेगा बेटा, इसके नीचे h/2 पर। ठीक है, यहां पर इमेज बनेगा इसका। तो देखो ये टोटल है ना, ये टोटल जो है यहां से कितना गहरा हो गया, ये h और ये h/2, टोटल कितना हो गया बेटा, इस सरफेस से 3h/2, समझ पा रहे हो ना, ये h एंड दिस h/2। ठीक है, टोटल क्या हो गया 3h/2। आ रही मेरी बात समझ में। लेकिन ये सरफेस से 3h/2 नीचे
हमारा मिरर इमेज है। तो यहां से जो लाइट चलेगी वो जब यहां पहुंचेगी तब हमें इमेज दिखाई देगा, है ना। यहां से ये इमेज है, इमेज से लाइट चल करके जब यहां आएगी तब हमें उसका इमेज दिखाई देगा। तो अगेन यहां से जो लाइट चलेगी उसको रिफ्रैक्शन भी होना पड़ेगा, इस लिक्विड को पार भी करना पड़ेगा, तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, हमें एक्चुअल डेप्थ जो कि 3h/2 है वो नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगा, उसका एपेरेंट दिखाई देगा। तो एपेरेंट अगेन क्या हो जाएगा बच्चे, तो एपेरेंट इस बार रियल में कितना गहरा है वो 3h/2, और उसमें अपॉन म्यू करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3h/2 म्यू। तो ये सरफेस से कितना नीचे दिखाई देगा हमको, एक्चुअल में वो 3h/2 है, बट हमें दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन 3h/2 म्यू। और देख ये दूरी लेना कहां से है, I से, तो प्लस ये h करना पड़ेगा। तो देयरफॉर d2 इक्वल टू हो गया 3h/2 म्यू प्लस h। ठीक है, h कॉमन ले लो बेटे, 1 प्लस 3/2 म्यू। ठीक है, दिस इज d2। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के ऊपर के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो बच्चों इसके ऊपर जो भी आपको एग्जांपल्स मिले उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, तब आपको समझ में आएगा कि आप फंसते कहां पर हो, फिर उसको डाउट में पूछना है। ठीक है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ओके, टिल देन बाय बाय।